हेलो दोस्तों। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो है हिस्ट्री जीके यानी कि हिंदी में वैदिक सभ्यता। जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि यहाँ पे हम कंटिन्यू आपको वीडियो प्रोवाइड करते हुए लेके चल रहे और यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करवा दिए हैं। तो दोस्तों 110 क्वेश्चन आज मैं आपको यहाँ पे क्लियर करवाऊँगा और साथ में जो वैदिक काल से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों यानी कि वैदिक सभ्यता थे उसकी सारी जानकारियाँ मैं आज आपको यहाँ पे बताऊँगा। और साथ में आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो दोस्तों आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा के दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि आपको कंटिन्यू इस टाइप से वीडियो आपको प्रोवाइड होते हुए लेके चले। तो दोस्तों क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है और पहला क्वेश्चन है दोस्तों पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक का सांस्कृतिक का काल किसे माना जाता है। तो दोस्तों चार ऑप्शन हमारे पास है और चार ऑप्शन में है दोस्तों पहला ऑप्शन है हमारे पास। ध्यान दीजिएगा पहले कि आपको इसको किस टाइप से क्लियर करना है। तो देखिएगा दोस्तों, पहला है ऑप्शन 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व यानी कि 1500 ईसा बीसी से और 1000 बीसी के बीच में। दूसरा है 1000 बीसी से यानी कि ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में। तीसरा है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जो हमारा वैदिक काल चला था इसकी मैं अगर मैं थोड़ी सी आपको जानकारियाँ बताऊँ तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तो पहला जो हमारा वैदिक काल चला था वो चला था 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच में। ध्यान दीजिएगा 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में। और दोस्तों उत्तर वैदिक काल जो चला था वो चला था 1000 से लगभग 600 ईसा पूर्व के बीच में। तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर करना है कि इसका आंसर आखिर होगा क्या। दोस्तों मैं इसका आंसर आपको डायरेक्टली बता दूं तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है। ध्यान दीजिएगा कि उत्तर वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है। तो दोस्तों मैंने भी आपको बताया था कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में जो काल चला था दोस्तों उसी को हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं। मैंने अभी इसको क्लियर करवाया था आपको। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा दोस्तों, पूरी रूप से क्लियर होगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन बनाते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझिएगा कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है और क्वेश्चन आपसे बोल क्या रहा है दोस्तों। तो उत्तर वैदिक काल चला था आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व के बीच में। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों आपका आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है क्या। ध्यान दीजिएगा, आर्य शब्द का ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और ये काफ़ी पूछा गया क्वेश्चन है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता क्या है। अगर मैं इसका आंसर आपको क्लियरली बताऊं दोस्तों तो आपको यहाँ पे पहले एक बात क्लियर करना होगा कि आर्य शब्द होता क्या है। तो आर्य का मतलब होता है दोस्तों श्रेष्ठ। ध्यान दीजिएगा, उस समय आर्य समाज काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था दोस्तों और आर्य समाज की सबसे ज़्यादा एक महत्व ये था कि वह अपने आप को बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ मानते थे। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि आर्य समाज या आर्य शब्द का जो अर्थ है दोस्तों वह है श्रेष्ठ या कुलीन। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, प्रारंभिक आर्यों के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों। यहाँ पे चार ऑप्शन आपके पास है। अगर आप इसको खुद से बना रहे हैं तो दोस्तों सबसे पहले वीडियोस को रोकिएगा और अपना आंसर क्लियर कीजिएगा, उसके बाद फिर मेरे आंसर पे आप लोग डिपेंड रहिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर हम इसका आंसर आपको बताएं तो चार ऑप्शन हमारे पास हैं दोस्तों। पहला है वे संस्कृत बोलने वाले थे, दूसरा है वे घुड़सवारी किया करते थे, तीसरा है वो कई झुंडों में भारत पहुँचे, या चौथा है वह मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आर्य समाज का जो व्यक्ति हुआ करता था या जो आर्य सभ्यता होती थी दोस्तों वह मुख्यतः नगरों पे ही क्या करते थे, निवास करते थे। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि वह मुख्यतः नगरों पे क्या करते थे दोस्तों, निवास करते थे। तो ये भी काफ़ी आप लोगों के लिए एक जानकारी वाली क्वेश्चन है। उसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट है दोस्तों आपका, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। ध्यान दीजिएगा, ये भी काफ़ी पूछा गया क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ऐसा फसल था जो वैदिक काल के लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। तो दोस्तों सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि अगर आपके पास इस टाइप से क्वेश्चन आते तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, उस समय सबसे ज़्यादा जो फसल चलती थी दोस्तों उसके बारे में अगर मैं बताऊं तो वो था दोस्तों जौ और गेहूं की खेती करना। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता से चल चुका था। और चावल नॉर्मल रूप से अगर मैं बात करूं तो यह वैदिक काल का सबसे मुख्य फसल था। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है दोस्तों तंबाकू, यानी कि तंबाकू एक ऐसा फसल था जो वैदिक काल के लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, जो इसको क्लियर करवाती है दोस्तों। इसी के साथ है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है दोस्तों आपका उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपसे बोल क्या रहा है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि उत्तर वैदिक काल के जो वेद विरोधी हुआ करते थे या जो ब्राह्मण विरोधी हुआ करते थे या धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पे आप लोगों ने इसको क्लियर करना है दोस्तों, इस टाइप से क्वेश्चन काफ़ी पूछे भी जाते हैं और आपको ये क्वेश्चन आना भी चाहिए। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्रमण, यानी कि जो वेद विरोधी या ब्राह्मण विरोधी हुआ करते थे उनको श्रमण के नाम से जाना जाता था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें अर्थवन या श्रेष्ठन या यजमान के नाम से जो दिया गया है ये इनका रॉन्ग आंसर है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्लियर होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैदिक गणित का महत्व अंग है। ध्यान दीजिएगा, वैदिक जो गणित है दोस्तों उसका सबसे ज़्यादा महत्व अंग कौन सा था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों शतपथ ब्राह्मण या अर्थवेद या शुल्फ सूत्र या छांग्यो उपनिषद। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसका आंसर होगा दोस्तों, अगर हम इसको क्लियर करें तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्लियर होगा कि शुल्फ सूत्र को ही क्या कहा जाता था, वैदिक गणित या महत्वपूर्ण इसका अंग माना जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका पूरी रूप से क्या होगा दोस्तों, क्लियर होगा। और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये क्वेश्चन बेटर लग रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों साथ में लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे कंटिन्यू आपको इस टाइप से वीडियोस प्रोवाइड करते हुए लेके चल रहे हैं ताकि आप इनको क्लियर रूप से क्लियर कर सके दोस्तों। इसी के साथ है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। ध्यान दीजिएगा सबसे पहले कि क्वेश्चन आपसे बोल क्या रहा है, यानी कि किस वेद में प्राचीन वैदिक या युग संस्कृति का सूचना दिया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं वह है दोस्तों आपका ऋग्वेद, क्योंकि यजुर्वेद सबसे पुराना जो और सबसे सभ्य वेद माना जाता है दोस्तों, वो माना जाता है ऋग्वेद को। और ऋग्वेद से ही हमारे जितने भी ग्रंथ बने हुए हैं ये सारे ऋग्वेद के अकॉर्डिंग आए हुए हैं दोस्तों। और अर्थवेद, ध्यान दीजिएगा, जो अर्थवेद है दोस्तों ये एक नया वेद है जो उत्तर वैदिक काल में इसकी क्या हुई है, शुरुआत हुई है। अगर हम इसको क्लियर करें दोस्तों, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा ये ज्ञान का वेद था और यजुर्वेद ये हमारे वैदिक का वेद था और अर्थवेद यह छल कपट का वेद था और जो ये सामवेद है दोस्तों ये हमारे किसका वेद था, ये था संगीत का वेद। तो दोस्तों यहाँ पे चारों वेदों के बारे में आपको पूरी रूप से क्लियर होना चाहिए। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि उत्तर वैदिक काल में जो ग्रंथ है दोस्तों उनका जो सही क्रम है उसको आप लोगों ने कैसे याद करना है। अगर हम उसकी बात करें दोस्तों तो पहले तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि वेद, ब्राह्मण, आर्यक और उपनिषद। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी रोचक क्वेश्चन है कि आपको कैसे इसको क्लियर करना है। वेद, ब्राह्मण, आर्यक और उपनिषद, या वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आर्यक, या फिर दोस्तों उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आर्यक, या वेद, आर्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सबसे पहले क्लियर करना है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वेद, ब्राह्मण और आर्यक और उपनिषद इसके क्या है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये क्रम वाइज हैं जो आपको याद करने, और कभी क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं तो आपको कहीं पे भी दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। उसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, वेदों की संख्या
कितनी है? ध्यान दीजिएगा, वेदों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4 या 5? दोस्तों ये सबसे सरल क्वेश्चन है, वैसे आपको क्लियर हो चुका होगा, फिर भी मैं इसका आंसर आपको बताऊं तो इसका आंसर आपने बताना है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वेदों की जो संख्या है वो दोस्तों कितनी है आपकी? 4 है। तो ये आपको पता होगा। और दोस्तों सबसे पहले आपको एक बात फिर बता दूं कि अगर बात होती है वेदों की, तो हमारे ग्रंथों में 4 वेदों का उल्लेख है। पहला है दोस्तों ऋग्वेद, उसके बाद है दोस्तों यजुर्वेद, उसके बाद है सामवेद और उसके बाद है दोस्तों आपका अथर्ववेद। तो 4 वेदों का यहाँ पे क्या है दोस्तों? उल्लेख है। इसी के साथ है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से यत्री या वेद यत्री कहलाते हैं? ध्यान दीजिएगा कि कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्री या वेदत्री कहलाते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर अगर आपको मैं क्लियर कराऊं तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारे जो सबसे पुराने वेद थे दोस्तों, वो थे ये 3 वेद, यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो अथर्ववेद था यह नया वेद था जो उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत आया था, और इसमें छल कपट की ज़्यादा क्या थी दी थी दोस्तों, जानकारियाँ दी थी। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? पूरी रूप से क्लियर होगा। इसी के साथ ही दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों आपका, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला, ध्यान दीजिएगा, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला या होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये हमारे काफ़ी क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं कि सत्यमेव जयते ये कहाँ से लिया गया है। 4 ऑप्शन है आपका, मुंडोक उपनिषद से या कंठ उपनिषद से या ईश उपनिषद से या वृद्धरायक उपनिषद से। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों आपका, अगर आप लोगों ने क्लियर कर लिया होगा तो इसका आंसर मैं डायरेक्टली बता दूं आपको, तो इसका आंसर होगा दोस्तों मुंडोक उपनिषद से, यानी कि मुंडोक उपनिषद से सत्यमेव जयते को क्या किया गया दोस्तों? लिया गया। ये हमारे अशोक चिन्ह के अंतर्गत दोस्तों इसको रखा जाता है और इसको अशोक चिन्ह के अंतर्गत क्या किया जाता है? लिखा जाता है, यानी कि अशोक स्तंभ जो है हमारा, उसके नीचे सत्यमेव जयते का क्या दिया दोस्तों? एक वाक्य दिया है। तो ये कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों यह लिया गया है आपका कहाँ से? मुंडोक उपनिषद से। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों आपका, नेक्स्ट है दोस्तों ऋग्वेद। ध्यान दीजिएगा, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ध्यान दीजिएगा कि उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था। तो यहाँ पे काफ़ी बच्चे कंफ्यूज्ड रहते हैं कि भाई ऋग्वेद के अंतर्गत अगर हम बात करें तो वहाँ पे सबसे पहले कृषि को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ऋग्वेद के अंतर्गत मैं आपको बताऊँ कि पशुपालन का सबसे ज़्यादा क्या दिया जाता था दोस्तों? महत्व दिया जाता था। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर कृषि की बात करें तो कृषि आपका सिंधु सभ्यता के अकॉर्डिंग था, शिक्षा आपका ये बाद में चला था दोस्तों, और व्यवसाय उस समय बहुत कम हुआ करता था। तो इसका आंसर होगा पशुपालन, यानी कि ऋग्वेद में आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय हुआ करता था वो क्या था दोस्तों आपका? तो वो था आपका पशुपालन। तो उसी के साथ है दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों आपका, अब यहाँ पे काफ़ी एक रोचक क्वेश्चन है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। मैंने अभी आपको एक जानकारी दी थी कि हमारे पास जो ये 4 वेद हैं दोस्तों, इन चारों वेदों में सामवेद को संगीत का वेद कहा जाता है, यानी कि सा रे गा मा पा। ये कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों ये लिया गया आपका सामवेद से। तो संगीत का जो वेद कहा जाता है दोस्तों, तो वो कहा जाता है सामवेद को, और इसे संगीत का आदि ग्रंथ भी कहा जाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप लोगों के लिए। इसी के साथ है नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, प्रथम विधि निर्माता कौन थे? ध्यान दीजिएगा कि प्रथम विधि निर्माता कौन थे? मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त या सेल्यूकस? तो दोस्तों आपको बताना है कि इसका आंसर होगा क्या। तो दोस्तों मैं इसका आंसर अगर आपको डायरेक्टली बता दूं तो विधि निर्माता कौन थे दोस्तों? तो ये थे आपका मनु। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका पूरा क्लियर होगा कि मनु प्रथम विधि निर्माता थे दोस्तों, जो हमारी वैदिक काल से क्या है? संबंध है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप लोगों के लिए। इसी के साथ है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा 16वां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है दोस्तों, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। ध्यान दीजिएगा, जो कृष्ण भक्ति है दोस्तों वो
उसका सबसे ज़्यादा उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? यह क्वेश्चन का कहने का तात्पर्य है। पहला है महाभारत, दूसरा है श्रीमद् भगवत गीता, तीसरा है गीत गोविंद और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कृष्ण भक्ति का सबसे ज़्यादा जो या सबसे बड़ा जो ग्रंथ माना जाता है या प्रधान माना जाता है उसका, तो ये माना जाता है दोस्तों आपका श्रीमद् भगवत गीता। अगर आपने दोस्तों भगवत गीता पढ़ी है या भगवत गीता के बारे में अगर आप जानकारी लेते हैं तो दोस्तों आपको पता होगा कि हमारे कृष्ण जी ने अर्जुन को जो व्याख्या बताई थी दोस्तों, जो उनको काव्य बताया था, वो श्रीमद् भगवत गीता के नाम से जाना जाता है, जिसका उल्लेख महाभारत के अंतर्गत हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कृष्ण का कृष्ण भक्ति का सबसे बड़ा जो प्रधान ग्रंथ माना जाता है वो किसको माना जाता है दोस्तों? तो वो माना जाता है आपके श्रीमद् भगवत गीता को। उसी के साथ है दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों आपका, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है गोधन, भूमि, ए या बी या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऋग्वेद में जो सबसे बड़ा संपत्ति माना जाता था वो माना जाता था दोस्तों गोधन, यानी कि जिसके पास गायों की सबसे बड़ी संपत्ति होती थी। यानी कि अगर उस समय अगर आप गाय पालते हैं दोस्तों, आपको पता होगा हमारे हिंदू धर्म में गाय पालना सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म माना जाता है। तो उस समय जो सबसे बड़ा संपत्ति माना जाता था तो वो माना जाता था दोस्तों गोधन को। इसी के साथ है दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों आपका ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार हुआ है? दोस्तों आपको पता होगा कि हमारे मंडल से अलग अलग है ऋग्वेद के अंतर्गत, तो इसमें सबसे ज़्यादा शूद्र का उल्लेख पहली बार किस में किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर अगर मैं आपको डायरेक्टली बता दूं तो आपको इसको इस टाइप से याद करना पड़ेगा कि आपको कहीं पे भी कंफ्यूज्ड ना हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऋग्वेद में शूद्र का जो उल्लेख किया गया है ये किया गया है दोस्तों 10वें मंडल पे। तो 10वां मंडल आपको पता होना चाहिए कि 10वें मंडल के अकॉर्डिंग इसका क्या किया गया है दोस्तों, उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका पूरी रूप से क्या होगा, क्लियर होगा। इसी के साथ ही दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों आपका पुराणों की संख्या कितनी है? ध्यान दीजिएगा, पुराणों की संख्या कितनी है? तो इसका अगर मैं आपको व्याख्या बताऊं दोस्तों तो हमारे उसमें जो टोटल जो पुराणों की संख्या है वह है दोस्तों 18। ध्यान दीजिएगा 18 पुराणों की संख्या है। और पुराणों से अगर आपसे कोई क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही होता है कि पुराणों की संख्या कितनी दी गई है ग्रंथों में। तो दोस्तों वो कितनी दी गई है आपको, तो वो दी गई है दोस्तों आपको 18। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? ध्यान दीजिएगा, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो दोस्तों मैं आपको अगर क्लियर रूप से बताऊं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो मुख्य लक्षण हुआ करता था दोस्तों वो हुआ करता था प्रकृति का, यानी कि प्रकृति को सबसे ज़्यादा मानते थे। जैसे आपको पता होगा आज के डेट में हम देवी देवताओं को सबसे ज़्यादा मानते हैं, वैसे ही उस समय सबसे ज़्यादा किसको माना जाता था? प्रकृति मतलब जो भी हमारी नेचुरल चीज़ें होती थी। ध्यान दीजिएगा जैसे सूर्य या वर्षा या इसी आप हवा कह सकते हो या इसी आप अग्नि कह सकते हो। तो ये सारी प्रकृति की देन हुआ करती थी, तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा किसको मानते थे? तो ये मानते थे दोस्तों प्रकृति को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए पूरी रूप से क्लियर हो गया दोस्तों। उसके साथ है नेक्स्ट है दोस्तों, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ध्यान दीजिएगा, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो यह है दोस्तों आपके 4 ऑप्शन यहाँ पे क्लियर हैं, तो इसलिए 4 ऑप्शन को क्लियर करते हुए भी लेके चल लेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसका आंसर होगा क्या। तो यहाँ पे आपने क्लियर करना है कि ऋग्वेद में पुरंदर जो नाम दिया गया है वो दिया गया है दोस्तों आपके किसका? इंद्र का। तो ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। और मैं आपको एक बात फिर बता दूँ दोस्तों कि अगर आपको ये क्वेश्चन बेटर लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिसका नाम है लर्निंग इंडिया। ध्यान दीजिएगा, लर्निंग इंडिया दोस्तों। और लर्निंग इंडिया में आपको काफ़ी क्वेश्चन क्लियर करवाया जा रहा है, तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल सके। इसी के साथ ही दोस्तों नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है दोस्तों, सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित है? ध्यान दीजिएगा, सुलभ सूत्र किस विषय से संबंध है? तो दोस्तों मैं आपको इसको क्लियर रूप से बताऊं तो यह है दोस्तों आपका
ज्यामिति से। ध्यान दीजिएगा, सुलभ जो सूत्र है दोस्तों ये किससे संबंध है? ऑप्शन नंबर ए यानी कि ज्यामिति से क्या है दोस्तों, ये संबंध है। और ये काफ़ी आप लोगों से पूछा भी जाता है कि सुलभ सूत्र है क्या, तो दोस्तों ये ज्यामिति से संबंध है। और ज्यामिति का जो अर्थ है दोस्तों वह है आपका गणना करना। ध्यान दीजिएगा, गणना करने के अकॉर्डिंग इसको क्या किया जाता है, रखा जाता है। दोस्तों यहाँ पे आपको काफ़ी रोचक क्वेश्चन मिल रहे हैं और आप लोगों ने जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मंत्यो अंतगयम कहाँ लिखा गया है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये एक संस्कृत का वाक्य है और आपको इसमें बताना है कि यह कहाँ लिखा गया है। ध्यान दीजिएगा, तो दोस्तों ये उपनिषद, वेदांग, महाकाव्य या पुराण, अगर हम बात करें यहाँ पे इन सभी की, तो दोस्तों ये भी काफ़ी बेटर ग्रंथ हैं। बट जो इस शब्द का जो उल्लेख किया गया है दोस्तों, ये किया गया है उपनिषद से, यानी कि आपके ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, पूरी रूप से क्लियर होगा दोस्तों। उसी के साथ है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। ध्यान दीजिएगा कि जो आर्य आए थे दोस्तों, यह सर्वप्रथम किस राज्य पे आए थे या किस राज्य पर इन्होंने अपना पहला निवास किया था, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी रोचकवत क्वेश्चन है और ये आप लोगों से पूछा भी जाता है दोस्तों। तो मैं इसका आंसर आपको डायरेक्टली बता दूं तो ये आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंजाब में। यानी कि पंजाब में पहली बार आर्य आए थे दोस्तों और यह सर्वप्रथम पंजाब पे ही आके क्या हुए थे, बैठे हुए थे दोस्तों। ये हमारे भारत का राज्य है पंजाब और पंजाब के अकॉर्डिंग ये सर्वप्रथम इन्होंने यहाँ क्या किया था, निवास किया था दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों आपका, ऋग्वेद के धार्मिक पुरोहित को क्या कहा जाता था? दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि ऋग्वेद के धार्मिक पुरोहित को किस नाम से जाना जाता था, तो मैं इसका आंसर आपको डायरेक्टली बता दूं कि ऋग्वेद में धार्मिक पुरोहित को होर्त या हुर्त के नाम से जाना जाता था। ध्यान दीजिएगा, होता है कहते हैं या इसको हुर्त के नाम से जाना, ये काफ़ी पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों कि हुर्त क्या है, तो ये ऋग्वेद में धार्मिक पुरोहित को जाना जाता था और इसी के नाम से इसको क्या किया जाता था, क्लियर किया, यानी कि हुर्त पुरोहित को ही कहा जाता था। यानी कि पुरोहित को क्या कहते हैं, तो ये कहा जाता था दोस्तों आपका हुर्त। तो ये आपके लिए 25 क्वेश्चन आज मैंने क्लियर करवा दें दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो दोस्तों मैं 25 से आगे नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगा, बट अगर आप लोगों ने पूरा वीडियो मेरा देखा हुआ है तो मैं यहाँ पे आपको नेक्स्ट इसमें पूरी सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर करवाऊंगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।